Guys, today's topic is glycolysis. ओके, तो हम ग्लाइकोलिसिस करने वाले हैं. ग्लाइकोलिसिस एक रेस्पिरेशन का पार्ट है. सो रेस्पिरेशन इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. उसमें हम फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं. ओके, सो हम ग्लाइकोलिसिस में वही करने वाले हैं. देखो, ग्लाइकोलिसिस का सिंपल मीनिंग होता है शुगर का ब्रेकडाउन. इसमें शुगर ब्रेकडाउन होता है. अब देखो, प्लांट में क्या है, प्लांट में हमारा सुक्रोज स्टोर होता है. अब सुक्रोज कन्वर्ट होता है पहले फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, एंड देन ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस शो करता है. ओके, पहले कुछ बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में. जो ग्लाइकोलिसिस है, साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं, आप एज इट इज़ इनको याद कर लें क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, तो नीट में पूछ सकता है. एनसीईआरटी में जो भी गिवन है नीट में पूछ ही लेते हैं. इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं. ईएमपी पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस वजह से बोलते हैं, और कुछ खास नहीं. इसमें आप याद कर सकते हैं इसको. उसके बाद हम साइट देखते हैं. साइट जो होती है ग्लाइकोलिसिस की, वो साइटोप्लाज्म होता है सेल का. सेल के साइटोप्लाज्म में उसके जो नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं. इसलिए ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में होती है. अब देखो, जो ग्लाइकोलिसिस है वो एरोबिक में भी होता है एज वेल एज एनारोबिक में भी होता है. ऑब्वियस सी बात है, जब एनारोबिक होता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी कम होती है. वो सिर्फ ग्लूकोज की 7% ऑफ एनर्जी को ड्रा आउट कर पाता है जस्ट. और जो एरोबिक होता है वो उसमें अपनी पूरी एनर्जी को गेन कर पाते हैं. उसके बाद देखते हैं साइकिल ग्लाइकोलिसिस की. अब देखिए, ग्लूकोज फर्स्ट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेस एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ पे एक एटीपी यूज़ होता है. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या. नेक्स्ट स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. फ्रक्टोज और ग्लूकोज आइसोमर होते हैं, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ है वो आइसोमरेज है. अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फर्दर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाई बिस फॉस्फेट. अब एटीपी फिर यहाँ पे एक यूज़ होता है. अगर पहले फेज़ में क्या है, एटीपी यूज़ हो रहे हैं, दूसरे वाले फेज़ में एटीपी फॉर्म होते हैं, और वही हमको चाहिए क्योंकि रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी चाहिए ना फूड से. तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है. अब देखो, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में और कीटोन्स में. जो एल्डिहाइड होती है वो होती है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये होती है कीटोन. ओके, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होती है वो फर्दर कन्वर्ट होती है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एटीपी यूज़ हुए थे, अब यहाँ पे एनएडीएच बनने लग गए हैं, फॉर्म होने लग गए हैं. अब एनएडीएच से क्या होता है कि एटीपी मिलते हैं हमारे को. जो एनएडीएच मॉलिक्यूल होता है, इससे 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलते हैं हमारे को. ओके, सो फर्दर कन्वर्ट किस में हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. अब यहाँ पे फिर 2 एटीपी फॉर्म होने वाले हैं, और फर्दर कन्वर्ट होगा ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. अब लास्ट में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फोइनल पायरुवेट के, एंड 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट और पायरुविक एसिड, कुछ भी कह सकते हो आप. और यहाँ पे फिर एटीपी बनते हैं. अब देखो, यहाँ पे हमारे 2 बने हैं. देखो, एक तो एनएडीएच बना है और एक एटीपी बना है. जो एटीपी डायरेक्ट बनते हैं साइकिल्स में उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ओके, अब देखिए, जैसे एनएडीएच है, अब एनएडीएच जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो उसके बाद वो एटीपी में कन्वर्ट होगा. लेकिन यहाँ पे हमारे को एटीपी एज इट इज साइकिल से मिल गया है. तो ये जो डायरेक्टली हमारे को सबस्ट्रेट से जो एटीपी मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ओके, तो हम देखेंगे कि नेट एटीपी कितने मिले हमारे को ग्लाइकोलिसिस से. ओके, तो हमने पीछे देखा था कि 2 एटीपी थे जो पहले यूज़ हो रहे थे, उसके बाद 4 एटीपी फॉर्म हुए थे, है ना, और उसके बाद 2 एनएडीएच बने थे. तो हम नेट देखेंगे क्योंकि अब 2 यूज़ हो चुके हैं एटीपी, तो हमारे पास 2 ही बचे नेट. तो नेट हमारे पास 2 एनएडीएच एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बचे. क्योंकि मैंने बताया था कि एक जो एनएडीएच होता है वो 3 एटीपी के इक्वल होता है. तो हमारे टोटल एटीपी कितने हो जाएंगे, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच हैं तो यहाँ से 6 एटीपी बनेंगे. उसके बाद 2 एटीपी इधर हैं तो 8 एटीपी बन जाएंगे टोटल. ओके, देखो ये इधर लिख रहा है कि डायरेक्टली फॉर्म एटीपी जो कि सबस्ट्रेट लेवल से बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. जो 2 एटीपी जो हमारी बनी है नेट, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है. ओके, तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. नेक्स्ट है लिंक रिएक्शन. देखो, अब जो पायरुवेट है, पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में. ओके, उस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन. जो लिंक रिएक्शन है उसका जो साइट है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है. ओके, जो हमारे पास ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने थे ग्लाइकोलिसिस के एंड पे, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में. ओके, यहाँ से हमारे 2 एनएडीएच फिर निकलेंगे और एक CO2 निकलेगा. ये वाला जो था ये 3 कार्बन कंपाउंड था, और जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके बनता है और ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है. ये फर्दर फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है एंड देन उससे हमारे को एनर्जी मिलती है.
सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है उसकी जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। देखो साइट सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि नीट में एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं साइट्स के ऊपर कि कौन सी वाली रिएक्शन कौन सी वाली साइट पे हो रही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सर। ओके, जो क्रेब साइकिल है वो हेंस क्रेब ने दी थी। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये इसी का दूसरा नाम है और नथिंग एल्स, कुछ नहीं है इसमें और। ओके, अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। देखो ये वाला जो है ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। अब ये जो है ये मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रियल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इसका मैट्रिक्स है। ओके, देखो अब जो पायरूवेट था एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो चुका था हमारा, ये मैट्रिक्स में आ चुका है। यहाँ से 2 NADH भी निकले थे जो लिंक रिएक्शन में हमने पढ़ा था। ओके, अब ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब इसको फर्स्ट एक्सेप्ट करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब 4 कार्बन 2 कार्बन मिलके एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज सिट्रेट। ओके, सिट्रेट कन्वर्ट होता है आगे आइसोसिट्रेट में। देखो ये साइकिल्स हैं, अगेन आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं होता इनका, तो आपको याद करनी पड़ेंगी और इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में साइकिल से। ओके, सो आइसोसिट्रेट से आगे बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या फिर अल्फा कीटोग्लूटारेटिव भी आप कह सकते हो इसको। यहाँ से एक CO2 निकलेगा और यहाँ से एक NADH2 निकलेगा। अब देखो ये 6 कार्बन था तो ये भी 6 कार्बन है। अब देखो यहाँ से CO2 निकल गया। अब CO2 निकलने से क्या ये 5 कार्बन बचेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में एक CO2 और निकल रहा है, तो ऑब्वियसली अब एक कार्बन कम हुआ तो ये फिर जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये 4 कार्बन का हो जाएगा। ओके, यहाँ से फिर एक NADH2 निकलेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम फिर कन्वर्ट होगा सक्सिनेट या फिर सक्सिनिक एसिड, कुछ भी कह सकते हैं आप। और यहाँ से एक GTP, ये भी ATP की तरह ही होता है, GTP इज इक्वल टू ATP, नथिंग एल्स। ओके, और सक्सिनेट फर्दर कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। एक यहाँ से FAD पॉजिटिव और FADH2 निकलता है। जैसे NADH2 होता है ऐसे ही FADH2 होता है, बट FADH से हमारे को मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और NADH2 से मिलते थे हमारे को 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ओके, तो फ्यूमरेट से आगे बनता है मेलेट, दैट इज़ फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड मेलेट से बनता है अगेन फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और यहाँ से फिर एक NADH निकलता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे देखो कितनी NADH2 निकले, दैट इज़ 1 2 एंड 3 NADH2 निकल चुके हैं और एक FADH2 एंड एक GTP। ओके, तो अब इसका नेट ATP प्रोडक्शन देखते हैं कि कितना हुआ है क्रेब साइकिल में। ओके, सो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। अब एक मॉलिक्यूल जो NADH2 का होता है वो 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है, तो 3 9 बनाएंगे 9 ATP, और 1 FADH2 जो होता है वो 2 ATP बनाता है, और 1 GTP 1 ATP के इक्वली होता है, तो 12 ATP। अब देखिए जो ये सारी साइकिल है ना, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट के लिए है। अब 2 मॉलिक्यूल के लिए जो ATP है वो डबल हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब एक मॉलिक्यूल के लिए 12 लग रहे हैं तो 2 के लिए 24 लगेंगे। ओके, तो देखिए अब इस सबको फ्लो चार्ट में देखते हैं, कवर अप करते हैं, इसको सारे को समराइज़ करते हैं एक बार। जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस से कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट में, ग्लाइकोलिसिस। ओके, यहाँ से हमारे 2 NADH निकले थे नेट जो हमने किया था उसमें, और 2 ATP निकले थे जो सबसेट लेवल के फॉस्फोराइलेशन के थे। ओके, तो जो NADH है इससे 6 ATP निकलेंगे क्योंकि 1 से 3 तो फिर 2 से 6 निकलने वाले हैं ATP। अब देखो फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन चला था, इसमें लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ था और वहाँ से भी फिर 2 NADH2 निकले थे लिंक रिएक्शन में, जिससे 6 ATP मिले हमारे को। ओके, फिर फर्दर इसमें क्रेब साइकिल हुआ, तो जिसमें हमने क्रेब साइकिल का तो हमने देख ही लिया ये वाला नेट इतना। उसके बाद देखते हैं क्रेब साइकिल में 2 ATP तो हमारे डायरेक्ट निकले थे, उसके बाद 6 जो NADH2 हैं, जो 6 NADH2 18 ATP देने वाले हैं, उसके बाद जो 2 FADH2 हैं वो 4 ATP देंगे। देखो जो ये 2 ATP कहाँ से आया, ये जो GTP था ना हमारा, क्योंकि एक जो पायरूवेट के लिए एक GTP था, अब हमने 2, अब पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया है ना हमने यहाँ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट लेंगे तो 1 GTP 2 GTP। अब GTP लिख लो या फिर ATP लिख लो, एक ही बात है, तो 2 GTP या फिर 2 ATP एक ही बात है। ओके, तो इनको काउंट करेंगे ना, ये सारे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने एनर्जी हमारे को दे रहा है, दैट इज़ 38 ATP। जो टोटल हमारी ATP है वो 38 ATP आ रही है। ओके, सो हमारी जो एक ग्लाइकोलिसिस और जो क्रेब साइकिल, जब हमने ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट किया और जब क्रेब साइकिल लास्ट में आया तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने 38 ATP दिए। ओके, तो ये नेट है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।